सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया में जो तालीम का निज़ाम था उसमें हम वैदिक पीरियड, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग मिडिवल पीरियड में जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में उसको भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे हमारा एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड, जहाँ पर हमने जो है भाई इम्पॉर्टेंट कुछ कमिटीज़ को लास्ट क्लास में हमारे पर्सपेक्टिव के देखा था। ठीक है ना। हमने देखा है भाई, हमने चार्टर एक्ट 1817 देखा था, उसके बाद 1833 देखा है, देन उसके बाद हमने मैकॉले मिनट को देखा था, उसके बाद हमारा आता है वुड डिस्पैच कमेटी। लास्ट जो हमने देखे थे वो होते हैं हंटर कमीशन, या फिर जो हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट कुछ कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक है ना। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एंड कजन्स पॉलिसी, इस तीनों से ताल्लुक़ से हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। ये रहा, हु हैव बिकम द न्यू वाइसरॉय इन द ईयर 1899, यानी कि 1999 में नया वाइसरॉय कौन बना है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड लैंसडाउन और डी लॉर्ड कर्जिन। चले बताने की कोशिश करिए कि 1899 के चलते चलते वाइसरॉय चेंज हुए थे। हम देखें कि जो हमारा हंटर कमीशन था, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता कि उस वक्त जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड रिपन जो थे उस वक्त के वाइसरॉय थे। ठीक है ना। वाइसरॉय का सिस्टम कब से आया? जो हमारा कहेंगे हम लोग, जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी ना 1857 में, उसके बाद जो है भाई वो जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको चेंज करके वाइसरॉय को दे दिया गया था। ओके ना। तो 1899 में वाइसरॉय कौन बनते हैं? तो बनते हैं हमारे लॉर्ड कर्जिन। इंपॉर्टेंट है, जब लॉर्ड कर्जिन आते हैं तो ये बहुत सारे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे उस वक्त, तो तमाम में चेंजेस लेके आते हैं। तो इन्होंने हमारे क्या कहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की थी लॉर्ड कर्जिन। ठीक है ना। ये जो वाइसरॉय थे भाई, ये हमारे क्या कहेंगे इंडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा हेट किए जाते थे, मतलब नफ़रत किया करते थे इंडियंस। क्यों? क्योंकि क्या करते थे ये, किसी भी चीज़ में ये क्या कहेंगे इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये अपने खुद के फैसले लिया करते थे लॉर्ड कर्जिन। इसी वजह से जो इंडियंस थे इसको हेट करते थे। इसके बावजूद इसने बहुत सारे क्या कहेंगे हम लोग डिपार्टमेंट्स में तरक्की दी है। जब वो वाइसरॉय बना तो इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में चेंजेस लाए हैं, तरक्की लाए हैं। आगे देखेंगे हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है। ओके ना, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट शिमला कॉन्फ्रेंस? शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में 10 दिल में से कौन सा बयान सही है, हमको बताना है। ए, इट वाज डन इन 1902, यानी कि 1902 में हुई थी ये। इट वाज कंटेंट टू इंडियन मेंबर्स, इसमें जो है भाई 2 इंडियन हिंदुस्तानी मेंबर्स को शामिल किया गया था। सी, इट वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जिन, ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी सिदारत करने वाले जो थे लॉर्ड कर्जिन थे। या फिर डी, ए एंड बी जो है बोथ करेक्ट हो जाएंगे। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से हमको सही बयान की क्या कहेंगे हम लोग निशानदही करनी है। तो चले बताइए शिमला कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से सही बयान जो है कौन सा हो जाएगा। ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है इसको हम लोग शिमला एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, एक और नाम भी है इसका। ठीक है ना। तो इसमें से सही जो हो जाएगा बयान सिर्फ एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जिन। क्यों? क्योंकि भाई ये 1902 में नहीं बल्कि 1901 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था भाई, 2 दिसंबर 1901 को लॉर्ड कर्जिन ने क्या किया था, शिमला में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस को इनकाद किया था, जिसको हम लोग शिमला एकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया था भाई, उस टाइम पर जितने भी हमारे प्रोविंसेस या फिर सूबे हुआ करते थे वो तमाम के डायरेक्टर्स को और साथ ही साथ जो भी हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे उस टाइम के, उन लोगों को बुलाकर जो है भाई ये इस कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, एक मुनक़िद किया था जो कि 15 दिन तक जारी थी। ठीक है ना। पूरे 15 दिन चलिए। और नफ़रत करने की वजह यही थी लॉर्ड कर्जिन से। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था। तो बी भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला के मकाम पर 15 दिन की, इसमें कोई भी हिंदुस्तानी मेंबर को शामिल नहीं किया गया, जबकि ये जो पॉलिसी या फिर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी हिंदुस्तानी तालीम के ज़मन में की गई थी, इसके बावजूद किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ये रहा, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन किस साल कायम किया गया है? ए, 27 जनवरी 1902, बी 18 जून 1901, सी 9 मार्च 1904 और डी 1 फरवरी 1903। चले बताने की कोशिश करिए। अब जो हमारी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉर्ड कर्जिन के ज़रिए, जो कि 15 दिन तक जारी रही, इसमें लॉर्ड कर्जिन ने खुद ने क्या की थी भाई, क्या कहेंगे हम लोग सिदारत की थी। वो सदर खुद बने थे इस कॉन्फ्रेंस के। और इसमें क्या किया गया था, हिंदुस्तान के तालीम के लिए पूरे 150 करारदाद मंजूर की गई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।
और हम देख चुके कि इसमें कभी कोई हिंदुस्तानियों को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से क्या है भाई, हिंदुस्तानी ऐसे नफरत भी करते थे। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई भाई, इस कॉन्फ्रेंस की बेस पर जो है भाई इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को क्या किया गया, कायम किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो कब किया इसने? 27 जनवरी 1902। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने जो भी शिमला कॉन्फ्रेंस तैयार की थी भाई, उसके बाद इसने क्या किया, जितने भी उसके अंदर रिकमेंडेशंस थे या फिर करारदार मंजूर की गई थी, जो रिपोर्ट वो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश की गई थी, उसके हिसाब से क्या है भाई, इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन को क्या कहेंगे हम, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को मुनाकिद किया। कब? 27 जनवरी 1902। इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखिए, डेट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, कब की थी इन्हें? 27 जनवरी 1902। और शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2 दिसंबर 1901 में हुई थी, वो भी याद रखिए आप लोग। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। इस कमीशन की सिफारिशात पर क्या किया भाई इन्होंने, क्या कहेंगे हम लोग, 27 जनवरी 1902 को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कायम किया। ओके ना, चले आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ये रहा, कंसिडरिंग द डिलिकेसी ऑफ द ओकेजन विच इंडियन वर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। मौके की नज़ाकत को देखते हुए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में किन हिंदुस्तानियों को शामिल किया गया था? ए सैयद हुसैन बिलग्रामी, बी गरवाज बैनर्जी, सी ANC और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए बताइए, अब हुआ क्या था भाई, उस वक्त जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो जो कर्जन था उसने किसी हिंदुस्तानियों को शामिल नहीं किया था, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तानियों के बढ़ते हुए जज्बे को देखकर, ठीक है ना, उनके अंदर जो भी हम लोग शऊर बेदार हो रहा था उस वक्त, उसको देखते हुए, मौके की नज़ाकत को देखते हुए इसने क्या किया भाई, थोड़ा क्लेवरली वर्क किया और 2 हिंदुस्तानियों को क्या किया, इस इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में जो है भाई इंक्लूड कर लिया। तो वो 2 हिंदुस्तानी के नाम कौन से है भाई? तो A and C यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये नाम याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में कौन से हमारे हिंदुस्तानी मेंबर थे। तो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी एक, और दूसरे थे हमारे गरवास बैनर्जी। ये 2 हिंदुस्तानियों को बाद में क्या किया गया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में ऐड कर लिया गया या फिर इनको उसका हिस्सा बना दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये जो कमेटी है ये 6 महीने में भाई अपनी ये रिपोर्ट जो होगी वो पेश करने को इसको कहा गया था। जो ये कमेटी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 27 जनवरी 1902 को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, बनाया गया था। और उसके बाद मौके की नज़ाकत को देखते हुए कौन कौन भाई, सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक थे हमारे गरवाज बैनर्जी, दोनों को जो है भाई इस कमीशन का हिस्सा बना दिया गया था। चले आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ये रहा, विच कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द रेले कमीशन। चले बताइए कि इस किस कमीशन को हम लोग रेले कमीशन के नाम से भी जानते हैं या फिर उसको रेले कमीशन भी कहा जाता है? ए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, बी कजन्स एजुकेशन पॉलिसी, सी इंडियन एजुकेशन कमीशन और डी गोखले रेजोल्यूशन। तो चलिए बताइए कौन सा एक्ट था भाई, कौन सा कहेंगे कमीशन था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? रेले कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है भाई ये गलत हो गया, यहाँ पे इंडियन एजुकेशन कमीशन नहीं आना चाहिए था, करेक्ट कर लीजिए, ये है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है। ओके ना, कौन सा है भाई? ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है। तो हमारा जवाब भी वही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन क्या कहेंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी कमीशन। क्यों रेले कमीशन के नाम से जाना जाता है ये? क्यों? क्योंकि जब ये कमीशन क्या कहेंगे हम लोग कायम किया गया था तो उस कमीशन की हैसियत उसमें क्या किया था भाई, जो हमारे थॉमस रेले हैं ना, उसको जो है भाई इस कमीशन की हम लोग सिदारत दी गई थी या चेयरमैन बना दिया गया था। किसको बनाया गया था? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना, वो किसकी भाई, वो जब वाइसरॉय तो लॉर्ड कर्जन था, लेकिन इसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? थॉमस रेले को बनाया गया था। इसी वजह से हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग रेले कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है, रेले कमीशन या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 27 जनवरी 1902 को ये बनाया गया था, जिसमें 2 हिंदुस्तानियों को कहेंगे गरवाज बैनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा ये जो कमीशन होगी 6 महीने में अपनी क्या कहेंगे रिपोर्ट वाइसरॉय को सौंपने में क्या कहेंगे हम लोग अपना काम कर रही थी। चले आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ये रहा, सजेशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन विद रिगार्ड्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। अब जो ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था उसने जो हमारी यूनिवर्सिटी है भाई, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी कमीशन है तो सबसे पहले ये किसके मुताल्लिक क्या कहेंगे हम लोग सिफारिशात देगी, सजेशन देगी, तो यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से देगी। तो किस ज़मन में? वो भी यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा या फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके ज़मन में जो है भाई ये कमेटी या फिर ये जो कमीशन कायम किया गया था उसके सजेशंस क्या थे हमको बताना है, ठीक है ना। चले बताने की कोशिश करिए कि इसके सजेशंस क्या होंगे।
द नंबर ऑफ सेनेट मेंबर्स विल बी रिड्यूस एंड द टेन्योर विल बी क्या कहेंगे 5 years, यानी कि जितने भी सेनेट मेंबर्स है भाई उसकी मुद्दत को हम लोग 5 साल तक कर देंगे और जितने भी मेंबर्स है उसको कम कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 20% ऑफ द सेनेट विल बी इलेक्टेड ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी कि जितने भी सेनेट्स को हम लोग मुकर्रर करेंगे या फिर लेंगे उनमें से 20% जो होंगे भाई इलेक्शंस के जरिए एनुअली चूज़ किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है द नंबर ऑफ सिंडिकेट मेंबर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड 15 एंड दे विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द सेनेट। अब जितने भी सिंडिकेट मेंबर्स होंगे वो भाई उसको हम उसकी मकदार को बढ़ाकर 15 कर दी जाएगी और ये जितने भी हमारे सिंडिकेट मेंबर होंगे किसके जरिए चूज़ किए जाएंगे, तो हमारे सीनेट मेंबर्स के जरिए चूज़ किए जाएंगे। तो ऑल ऑफ दी अब वो जो है करेक्ट हो जाएगा। ये 3 बयान भी जो है भाई सही है हमारे क्या कहेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो सजेशंस दिए थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब सीनेट और ये सिंडिकेट क्या है, तो ये ऐसे कमिटीज़ हुआ करते थे जो कि जो हमारा क्या कहेंगे सीनेट होगा ये यूनिवर्सिटी की क्या कहेंगे हम लोग देखता था और जो हमारा सिंडिकेट होगा वो कॉलेज को देखता था, ठीक है ना। तो ये सिफारिशात दिए गए थे, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा सजेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन विद रिगार्ड्स टू द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था ये भाई याद रखिए ये 4 चीज़ों के ताल्लुक से जो है भाई इसने क्या कहें बात की थी। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी बात की थी और एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी बात की थी, ठीक है ना। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज एंड एजुकेशन ऑफ द कॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात किस बारे में की जा रही है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी होगी उसका एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे हम लोग वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड था, ये जो क्वेश्चन है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ताल्लुक से ये जो कमीशन है हमारा उसने क्या सजेशंस दिए हमको बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पर, ठीक है ना। टीचिंग एंड रिसर्च वर्क विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन के ताल्लुक से देखेंगे तो इसने जो एजुकेशन के ताल्लुक से यूनिवर्सिटी के बयान किया था वो क्या था भाई कि यूनिवर्सिटियों में सिर्फ तालीम देने और रिसर्च का काम मुनज़्ज़म किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के निसाब में तब्दीली लाई जाएगी और आला तालीमी जो असातिज़ा होंगे ना भाई उनको ही जो होगा बहैसियत टीचर जो है यूनिवर्सिटी में मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों का इम्तिहान जो होगा भाई उसके जांच के सिस्टम में तब्दीली लाई जाएगी। ये हमारे क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से रिलेटेड जो है भाई हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ने सिफारिशात पेश की थी। और जो हमारा बी और सी हो जाएगा वो हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है भाई ये सिफारिशात दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में हमको एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी से पूछा गया था तो सिर्फ ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो 2 हो जाएंगे वो हमारे मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा सजेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विद रिगार्ड्स टू द एजुकेशन इन कॉलेज। अब बात की जा रही है भाई कॉलेज का एजुकेशन किस तरह होना चाहिए, उस ताल्लुक से जो हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है उसने कौन से सिफारिशात या फिर सजेशंस दिए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसने 4 ताल्लुक से किया है भाई। एक तो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, देन एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये 2 हो गए यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से और 2 दिए हैं इन्होंने कॉलेज के ताल्लुक से, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉलेज एंड एजुकेशन इन द कॉलेज। तो सवाल हमको क्या पूछ रहा है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी कमीशन है उसने एजुकेशन इन द कॉलेज के ताल्लुक से क्या सजेशंस दिए हैं हमको पूछना है कि कॉलेज का एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए। तो इसमें जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसने कहा है कि भाई जितने भी कॉलेज एफिलिएशन होंगे मतलब एफिलिएशन देने का जो भी काम होगा कॉलेजेस को वो बहुत ही क्या होगा स्ट्रिक्टली उसके रूल्स होंगे। उसके अलावा जो भी हमारे ग्रेजुएशन या फिर डिग्री होगी वो कॉलेजेस में दी जानी चाहिए। उसके अलावा हम क्या करेंगे भाई इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को क्या है ख़त्म कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे और 3 साल का जो होगा ग्रेजुएशन का कोर्स रखा जाएगा। ये 3 भी जो है भाई हमारे कॉलेज एंड एजुकेशन के ताल्लुक से जो है भाई सिफारिशात पेश किए गए थे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के ज़रिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या थे भाई कॉलेज एफिलिएशन के रूल जो होंगे सख्त होंगे। उसके अलावा कॉलेज के तालीमी मेयारात पर यूनिवर्सिटी की तरफ से नज़रसानी की जाएगी। उसके अलावा ग्रेजुएशन की तालीम कॉलेज में होनी चाहिए। इंटरमीडिएट एजुकेशन का खात्मा होगा और ग्रेजुएशन का जो निसाब होगा भाई वो 3 सालाना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ज़रिए मुनक़िद इम्तिहानात में तब्दीली लाई जाएगी। कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं ये याद रखने की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को देखिए, बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब हमको इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के ताल्लुक से गलत बयान की निशानदही करने के लिए पूछ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन एजुकेशन कमीशन अलग है और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अलग है और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ओके ना। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के ताल्लुक से गलत बयान क्या है भाई। लॉर्ड कर्जन ड्राफ्टेड द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एंड सबमिटेड इट टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1903, यानी कि 1903 में जो है भाई इसने क्या किया भाई इस ड्राफ्ट को
लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने पेश किया। द ड्राफ्ट प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड कर्जिन वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन 20 जुलाई 1903। ठीक है, यानी कि ये जो ड्राफ्ट इसने पेश किया था भाई वो 1903 में जो है भाई यही गलत है हमारा बयान। क्यों? क्योंकि इसने जो ड्राफ्ट पेश किया था भाई, कब पेश किया था? 1903 में तो इसने ड्राफ्ट पेश करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया था, जबकि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होंगे उसने कब एक्सेप्ट किया भाई इसको? तो इसने एक्सेप्ट किया इसको 21 मार्च 1904 को पास हुआ था। 1903 को तो इसने पेश किया था भाई, उसके बाद 21 मार्च 1904 को जो है भाई ये जो होगा हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कब बना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट? तो 21 मार्च 1904 को ये बना। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब बना था? वो तो हमारा 1900 क्या कहेंगे हम लोग 2 में बना था। याद रखिए, ये डेट्स भूलिए मत। और अगर हम देखेंगे तो भाई इसमें क्या बात की गई थी, तो जो सेनेट मेंबर्स होंगे ना भाई, उसकी जो क्या कहेंगे मेंबर्स की तादाद को एकदम मुतय्यन कर लिया गया था। मैक्सिमम जितने मेंबर्स होंगे भाई 100 मेंबर मैक्सिमम होंगे सेनेट के, और 50 मेंबर्स जो हो जाएंगे इसमें मिनिमम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटियों में कितने सेनेट मेंबर्स को इलेक्शन के जरिए मुंतखब किया जाएगा? अब ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया था उसके अंदर उसने भी कुछ क्या कहेंगे हम लोग तब्दीलियां या फिर अपने सजेशंस दिए थे। उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखें कि जो सेनेट मेंबर्स होंगे ना भाई, सेनेट मेंबर का जिक्र क्यों आ रहा बार बार? क्योंकि सेनेट मेंबर एक क्या कहेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो कि हमारे यूनिवर्सिटी को चलाया करती थी। ठीक है ना, तो वो जो कमेटी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी यूनिवर्सिटी रिलेटेड। हम यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए सेनेट मेंबर्स का बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग ऑलरेडी देखे कि जो सेनेट मेंबर्स होंगे भाई मैक्सिमम 100 होंगे और कम से कम 50 होंगे। इसके अलावा इसने क्या किया था, जो 3 हमारे पास मदरसे थे, यूनिवर्सिटियाँ थी ना, ठीक है ना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मद्रास की यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी और हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इनमें जितने भी सेनेट मेंबर्स की जो भी हमारी काउंसिल होगी या फिर जो कमेटी होगी सेनेट मेंबर्स की, उसके अंदर यहाँ इन्हें क्या बोला था कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 20 मेंबर्स जो होंगे भाई इलेक्शन के थ्रू आएंगे। ठीक है ना, 20 मेंबर्स ही होंगे जो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे भाई वाइसरॉय की कमेटी क्या होगी या फिर वाइसरॉय अपनी तरफ से उनका इंतखाब कर लेगा। ठीक है ना, सिर्फ 20 मेंबर ही क्या करेंगे इलेक्शन के जरिए क्या कहेंगे हम लोग जमहूरी तौर पर चुने जाएंगे। बाकी जो मेंबर्स होंगे उसको खुद कर्जिन या फिर जो भी उनकी क्या कहेंगे हम लोग वाइसरॉय की कमेटी या फिर ऑफिशियल्स होंगे वो उसको चूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये जो जितने भी हमारे 3 यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई थी कोलकाता, मुंबई और मद्रास में, तो यूनिवर्सिटियाँ किसके सिफारिशात या फिर कौन से कमेटी के सिफारिशात पर कायम की गई थी? आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा, शिमला कॉन्फ्रेंस 1901 की बुनियाद पर लॉर्ड कर्जिन ने एक नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कब किया? When was Lord Curzon announced a new education policy based on Shimla Conference 1901? ऑप्शन नंबर ए 11 मार्च 1904, ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई 1906, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1905 और ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1903। चले बताने की कोशिश करिए। अब 3 चीज़ें अलग अलग है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अलग है, उसकी डेट याद रखनी है आपको। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट अलग है, उसकी डेट याद रखनी है आपको। और कर्जन्स की एजुकेशन पॉलिसी अलग है, उसकी डेट याद रखनी है आपको। ये 3 भी जो है कर्जन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी याद रखिए आप लोग, लेकिन 3 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले इसने इंडियन यूनिवर्सिटी क्या करेंगे हम लोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया, उसके बाद इसने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किया, उसके बाद इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया। तो पॉलिसी कब क्या कहेंगे अनाउंस की गई? तो 11 मार्च 1904 को अनाउंस की गई। इंपॉर्टेंट है, 11 मार्च 1904 को इसने क्या किया, अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया। और 21 मार्च 1904 को जो है भाई इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना। ठीक है ना, पहले पॉलिसी का ऐलान किया इसने, बाद में जो है भाई इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना। किसकी बेस पर बना ये कि हम लोग पॉलिसी किस बेस पे इन्हें बनाई? तो जो इसने शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी ना, कब? 2 दिसंबर 1901 को शिमला में, उसके जितने भी सिफारिशात थे उसकी बेस पे इन्हें क्या करा, अपनी खुद की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया। कब किया? 11 मार्च 1904 को पॉलिसी का ऐलान किया। और क्या कहेंगे 21 मार्च 1904 को इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया। पहले पॉलिसी आई, फिर एजुकेशन एक्ट आया, यूनिवर्सिटी एक्ट आया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, दीज आर द फॉल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इंडियन मॉडर्न एजुकेशन प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड कर्जिन। अब जो लॉर्ड कर्जिन है भाई, जो अपनी नई पॉलिसी का इसने ऐलान कर दिया था 11 मार्च 1904 को, तो इस पॉलिसी में इसने क्या किया? सबसे पहले तो इसने हाईलाइट किया किस चीज़ों को, जदीद हिंदुस्तान की जो खामियां थी ना उसको इसने हाईलाइट किया। तो इनमें से जो है भाई क्या कहेंगे हम लोग, कौन सा जो हो जाएगा फॉल्ट हो जाएगा जो उसने हाईलाइट किया था अपने एजुकेशन पॉलिसी में? चले बताने की कोशिश करिए।
3 आउट ऑफ एवरी 4 स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ एजुकेशन, यानी कि हर 4 में से जो 3 स्टूडेंट हो जाएंगे भाई वो मदरसे में क्या है भाई नहीं आ रहे या फिर तालीम से दूर है वो, ठीक है ना। देयर इज़ अ डर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल एजुकेशन सब्जेक्ट्स इन द हायर एजुकेशन करिकुलम, यानी कि जो भी हायर एजुकेशन करिकुलम हो जाएगा उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन है उसकी जो है भाई खिल्लत है। उसके अलावा ओनली 1 गर्ल आउट ऑफ 40 अटेंड्स मदरसा, यानी कि एक सिर्फ 40 में से सिर्फ एक ही लड़की होगी जो मदरसे की तालीम हासिल करेगी, यानी कि मकतब में अगर 40 लड़कियां पढ़ रही है तो उनमें से सिर्फ एक होगी जो हायर एजुकेशन यानी कि मदरसे में दाखिल होगी। तो ऑल ऑफ दी अबव जो हो जाएंगे हमारे कर्जन्स की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ताल्लुक से जो उसने हमारे जदीद हिंदुस्तान की जो खामियां बयान की थी वो 3 भी जो हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इसने क्या किया भाई, इसने बताया कि हर 5 में से 4 गांव में जो है मदरसा नहीं है, उसके अलावा हर 4 में से 3 तलबा जो है भाई तालीम से दूर है, और हर 40 में से सिर्फ एक जो लड़की है भाई वो हायर एजुकेशन हासिल करती है यानी कि मदरसा जाती है। उसके अलावा आला तालीम का मकसद सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, सरकारी नौकरी हासिल करना हो गया। आला निसाब में जो है भाई बेशतर जो है भाई अदब पर मुश्तमिल है, इसमें इंडस्ट्रियल एजुकेशन को भाई बहुत ही कम जो है भाई जगह दी गई है। उसके अलावा रटने के तरीके जो है आम किए गए हैं। ये जो थे हमारे कर्जन्स के एजुकेशन पॉलिसी में हमारे हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक जो है भाई खामियां पेश की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड्स टू द सजेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन ने जो अपनी पॉलिसी बयान की थी या फिर पेश की थी उसके ताल्लुक से हमको गलत जोड़ी की निशानदही करनी है। यानी कि इसने जो तालीमी क्या कहेंगे पॉलिसी पेश की उसमें तहतानवी तालीम से ताल्लुक जो थे भाई सजेशंस थे, फिर उसके बाद हमारे सानवी तालीम से मुताल्लिक सजेशंस थे, उसके बाद हायर एजुकेशन या फिर आला तालीम से मुताल्लिक सजेशंस थे। तो इनमें से क्या गलत जोड़ी है उसकी निशानदही हमको करनी है। सेकेंडरी एजुकेशन 50% ऑफ द बजट शेयर ऑफ प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट टू स्पेरेड इट, यानी कि जो हमारी सानवी तालीम हो जाएगी वो 50% जो होगा बजट वो प्रोविंस या फिर सूबे की तरफ से दी जाएगी, यही गलत है। इसने ये बात की थी भाई कि 50% जो भी क्या कहेंगे बजट होगा उसकी हिस्सेदारी कौन लेगा, लोकल बॉडीज़ या फिर सूबाई क्या कहेंगे हम लोग करेगी। लेकिन ये सानवी तालीम के लिए नहीं था बल्कि ये हमारे तहतानवी तालीम या फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। आखिरी 3 भी करेक्ट हो जाएंगे। इसने क्या किया भाई, प्राइमरी ताल्लुक से अगर हम बात करेंगे तो इसने क्या किया था भाई 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि टीचर्स के लिए 2 साल जो तालीमी कोर्स होगा वो कंपलसरी बताया था इसने प्राइमरी एजुकेशन के लिए। उसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए इसने क्या सिफारिश की थी कि तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा ना भाई उसको रिड्यूस, उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करेंगे हम लोग और इंटरनल की जो इंपॉर्टेंस होगी उसको बढ़ाएंगे। उसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन के ताल्लुक से इसने क्या बात की थी कि गवर्नमेंट जो होगा भाई सेकेंडरी स्कूल जो होंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो सेकेंडरी स्कूल चलाए जाएंगे वो दूसरों के लिए प्राइवेट जो स्कूल चलाए जाएंगे उनके लिए एक मॉडल स्कूल की तरह काम करेंगे, और 50% जितना भी बजट होगा हमारे तहतानवी तालीम का उसमें से सूबाई जो होगी हुकूमतें वो 50% जो है भाई बजट देंगी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड कर्जन। अब मंदरज़िल में से किसको लॉर्ड कर्जन ने कायम किया है भाई? ए सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी और डी आगरा संस्कृत कॉलेज। तो चले बताइए कि जो हमारा लॉर्ड कर्जन था उन्होंने इनमें से मंदरज़िल में से किस चीज़ को कायम किया था, हमको बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा बी किस, तो आप लोग इसको आसानी से ऑर्डन आउट कर सकते हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था भाई वो तो हमारे वुड डिस्पैच की तरफ से कायम किया गया था। तो जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यानी कि ये जो लॉर्ड कर्जन था भाई इसने क्या किया, एक मरकज़ी सतह पर सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया ताकि वो क्या करे भाई हमारे जो क्या कहेंगे हम लोग वुड डिस्पैच की सिफारिशात पर जो हर सूबे में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कायम किया गया था ना उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या किया इसने मरकज़ी सतह पर जो है भाई एक सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कायम किया ताकि वो जितने भी क्या कहेंगे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन होंगे ना उसको एक सही सिमत में काम करने के लिए जो होगा ये क्या कहेंगे डिपार्टमेंट उनको क्या कहेंगे इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है ना। जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो भी हमारे प्रोविंसेस में होंगे उनको कौन चलाएगा, सेंट्रल लेवल पर एक सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है भाई लॉर्ड कर्जन के जरिए कायम किया गया था जो कि इनको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा, अंडर विच एक्ट ऑफ द फॉलोइंग द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वाज स्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। महकमे आसार ख़दीमा किस एक्ट के तहत कायम किया गया था? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, देन आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट एक्ट और डी कंजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल मूवमेंट एक्ट। चले बताने की कोशिश करिए कि आज हम लोग जिसको जानते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी
उसको कायम करने वाला जो है भाई कौन है, और साथ ही साथ उसको किस एक्ट के थ्रू जो है भाई कायम किया गया था, किसकी सिफारिशात पे कायम किया गया था। ठीक है, तो चलिए बताइए कब कायम किया गया है ये, और कौन से एक्ट के तहत जो है भाई इसको कायम किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है भाई इम्पॉर्टेंट है। 1904 में जो है भाई, याद रखिए 1904 में हमारे कौन थे, लॉर्ड कर्जिन थे। तो लॉर्ड कर्जिन ने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत क्या किया, हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है भाई, जिसको हम लोग जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग, ये कायम करने वाले भी कौन है, हमारे लॉर्ड कर्जिन ही हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कायम करने वाले भी लॉर्ड कर्जिन ही है। शिमला कॉन्फ्रेंस भी क्या कहेंगे मुनक़िद करने वाले लॉर्ड कर्जिन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाने वाले लॉर्ड कर्जिन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने वाले लॉर्ड कर्जिन, और साथ ही साथ अपनी पॉलिसी का ऐलान करने वाले भी जो है भाई लॉर्ड कर्जिन ही हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉर्ड कर्जिन से रिलेटेड। और एक बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग आला लेवल पे अगर उनकी हम बात करेंगे, तो जो बंगाल का जो क्या कहेंगे हम लोग तकसीम आई थी, वो भी करने वाले हमारे लॉर्ड कर्जिन ही हैं। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वर्क डन बाय द लॉर्ड कर्जिन इन द एजुकेशन फील्ड। अब जो हमारा तालीमी मैदान है भाई, उसमें जो है भाई हमारे लॉर्ड कर्जिन के ज़रिए किए गए कौन सा काम इसमें से गलत है हमको बताना है, यानी कि उन्होंने नहीं किया है ये। इन दोज कॉलेजेस वर ओनली लिटरेचर वॉज थॉट, ही एडेड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इन दोज कॉलेजेस। बी, handicrafts department was established in every province. Central Agricultural Research Institute established in Bihar. He used the word moral education instead of religious education. चलिए बताइए, गलत बयान की हमको निशानदही करनी है हमारे लॉर्ड कर्जिन के ताल्लुक से, जो उन्होंने हमारे एजुकेशन मैदान में जो है भाई अपने जो काम अंजाम दिए हैं। तो गलत ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंसेस। ये गलत बात है भाई, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट की बात नहीं की थी, बल्कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की बात की थी। इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, हर सूबे में हमको ज़राअती महकमा या फिर क्या कहेंगे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हमको कायम करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया भाई, सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भाई बिहार में कायम किया। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कायम किया, बिहार में सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पहली बार जो है भाई जो मोरल एजुकेशन का इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, जो मजहबी तालीम है उस लफ्ज़ के बजाय इन्होंने अखलाकी तालीम का जो वर्ड है इस्तेमाल किया। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता कि किसने या फिर किसने जो है भाई पहली मर्तबा मजहबी तालीम के बजाय अखलाकी तालीम का लफ्ज़ जो है भाई इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इसने क्या किया भाई, जहाँ पर सिर्फ लिटरेचर या फिर अदब की तालीम दी जाती थी, वहाँ पर इसने प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स को भी क्या है भाई ऐड किया अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, मशरक़ी अदब की तायीद करने वाला हिंदुस्तानी, एन इंडियन सपोर्टिंग ईस्टर्न लिटरेचर। तो चले बताइए। अब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टार्टिंग में ही जब हमारा क्या कहेंगे चार्टर एक्ट क्या कहेंगे 1817 आया था, तो उसमें जो बयान किया गया था भाई 1 लाख रुपए खर्च करने का, तो वहीं पर हम लोग देख चुके थे कि जो हमारे एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट है, मशरक़ी अदब को मानने वाले और मगरिब के अदब को मानने वाले जो है भाई उनमें तनाज़ा एक छिड़ गया था। तो इनमें से कौन से है भाई हमारे इंडियन है जो कि ईस्टर्न लिटरेचर या फिर मशरक़ी अदब की तायीद करते हैं, वो क्या वो राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे, क्या वो गुरुदेव हो जाएंगे, या फिर वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, या फिर ए एंड सी हो जाएंगे। चले बताने की कोशिश करिए। हमको मशरक़ी अदब के ताल्लुक से बात करनी है, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भाई वो हमारे मशरक़ी अदब को पढ़ाने के ताल्लुक से या फिर मशरक़ी अदब को मानने वालों में थे। यही है जिन्होंने आर्य समाज के जो है भाई कायम किया था। इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज के बानी कौन है, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती है। और इन्होंने क्या की थी भाई, मशरक़ी अदब की या फिर ये क्या ओरिएंटलिस्ट थे ये, ऐसा मान लीजिए। ठीक है ना, ये एक ओरिएंटलिस्ट थे। इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय की बात करेंगे हम, तो ये मगरिबी अदब को मानने वाले थे, यानी कि इनका ये मानना था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे हिंदुस्तानियों को पढ़ानी चाहिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है भाई एक हिस्सा होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ये बोलने वाले कौन है, राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन राय एक एंग्लिसिस्ट थे और हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो हमारे ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे स्वामी विवेकानंद भाई वो भी हमारे मगरिबी तालीम को तरक्की देने वालों में से थे, वो भी हमारे एंग्लिसिस्ट हो जाएंगे। सिर्फ स्वामी क्या कहेंगे हम लोग दयानंद सरस्वती ही यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट या फिर मशरक़ी अदब को मानने वालों में से हैं। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा, राजा राम मोहन रॉय से मुतासिर होकर
किसने जो है भाई वाराणसी में स्कूल कायम किया? हु इस्टैब्लिश द स्कूल इन वाराणसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राजा राम मोहन राय? अभी हम लोग बोले कि जो राजा राम मोहन राय थे वो मगरबी उलूम और अंग्रेज़ी की तायद करते थे, ठीक है ना। अंग्रेज़ी और मगरबी जो भी वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न अदब होगा उसको पढ़ाने की तायद करते थे। तो इनसे भाई इनके फॉलोअर्स थे, इनको मानने वाले बहुत सारे लोग थे। तो इनके इन्फ्लुएंस में आकर राजा राम रॉय से मुतासिर होकर एक आदमी है जिन्होंने क्या किया भाई, वाराणसी में एक स्कूल को कायम किया। तो वो कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जय नारायण रे। ठीक है, ये जय नारायण रे कौन है ये? तो जय नारायण रे क्या है भाई, इन्होंने क्या किया, वाराणसी में जो है भाई एक स्कूल कायम किया। ये राजा राम मोहन रॉय से जो है भाई मुतासिर हुए थे। जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे ना, वो बंगाली, संस्कृत और फारसी अंग्रेजी जुबान के स्कॉलर थे। उसके साथ साथ ये क्या करते थे, मगरबियात की हिमायत करते थे। इन्होंने क्या किए भाई, राजा राम मोहन रॉय 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज बनारस में शुरू किया। इंपॉर्टेंट है, 1817 में इन्होंने खुद राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, हिंदू कॉलेज बनाया बनारस में। उसके बाद क्या हुआ, उनसे मुतासिर होकर जय नारायण रे ने क्या किया, वाराणसी में जो है भाई एक क्या कहेंगे हम लोग, स्कूल को कायम किया। इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, पंडित गंगाधर शास्त्री। तो ये भी क्या है भाई, इन्होंने भी क्या किया, राजा राम मोहन राय से मुतासिर होकर पंडित गंगाधर शास्त्री ने भी क्या किया, 1,50,000 जो है भाई तालीम के लिए इन्होंने दान दिया। और इसके अलावा आगरा संस्कृत कॉलेज को इन्होंने आगरा कॉलेज में तब्दील कर लिया। किसने? जय नारायण, क्या कहेंगे हम लोग, पंडित गंगाधर शास्त्री ने। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से गलत बयान का इंतखाब करें। ए, रविंद्रनाथ टैगोर इज द ऑथर ऑफ द शिक्षा हार्पर इन विच ही हैज़ गिवन हिज सजेशन एंड फ्लॉज इन द मॉडर्न इंडियन सिस्टम। ही स्टार्टेड हिज काउंसलिंग फ्रॉम द ब्रह्मचार्य आश्रम कॉल्ड शांति निकेतन। नाउ द आश्रम इज नॉन एज द रामकृष्ण यूनिवर्सिटी। यानी कि हमको गलत क्या कहेंगे हम लोग, गलत बयान की निशानदही करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो इसका गलत जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर जो है भाई, इन्होंने एक बुक लिखी थी शिक्षण हर पर। इसमें इन्होंने क्या किया, जदीद हिंदुस्तानी के निज़ाम की खामियां और अपने मशवरे दिए थे, ठीक है ना। अपने इन मशहूर मशवरों को इन्होंने क्या किया भाई, एक ब्रह्मचार्य आश्रम शांति निकेतन 1901 में जो है भाई इन्होंने शुरू किया, जहाँ पर ज़ुबान, अदब, आर्ट्स और कल्चर की तालीम दी जाती थी। इसके अलावा इनकी जो यूनिवर्सिटी, ये जो इन्होंने आश्रम बनाया था, वो रामकृष्ण यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जो है भाई जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो शांति निकेतन बनाया था, ब्रह्मचार्य आश्रम शांति निकेतन 1901 में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, ये तो हमारे स्वामी विवेकानंद के जरिए जो है भाई स्कूल कायम किया गया था रामकृष्ण मिशन के नाम से। इम्पॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, इस दौर को हयात नूह से ताबीर किया जाता है। दिस पीरियड इज डिफाइंड एज अ रेजिडेंस पीरियड ऑफ एजुकेशन। ए, 1905 से 1922 का वक्त। बी, 1890 से लेकर 1904 का दौर। सी, 1906 से लेकर 1940 तक का दौर। या फिर डी, 1901 से लेकर 1915 तक का दौर। चले बताइए किस दौर को जो है भाई रेजिडेंस पीरियड या फिर हयात नूह से जो है भाई ताबीर किया जाता है। चले बताने की कोशिश करिए। थोड़ा सा माइंड सेट करिए, थोड़ा माइंड लगाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 1905 से लेके 1922 तक। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले तो देख ही चुके हैं भाई। पहले जब तक हमारा हंटर कमीशन आया था, उसके बाद 20 साल तक तो कोई तरक्की नहीं आई। उसके बाद हमारे लॉर्ड कर्जन आए। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसियाँ थी भाई, उससे उन्होंने क्या किया, हमारे हिंदुस्तानियों को जो कहेंगे इन्वॉल्वमेंट को महदूद कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या हो गया, 1905 से लेके 1922 के दरमियान जो है भाई कौमी तालीम का तसव्वुर लोगों में उजागर हुआ, ठीक है ना। कौमी तालीमी तहरीक जो है भाई शुरू हुई। इसी वजह से जो 1905 से लेके 1922 तक का दौर है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिडेंस पीरियड या फिर हयात नूह के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, लोगों के अंदर कौमी तालीमी तहरीक या फिर कौमी तालीम का जो तसव्वुर है वो उजागर हुआ। अब तक जो है भाई क्या कहेंगे हम लोग, कौम की तालीम, यानी कि तमाम कौम को तालीम हासिल होनी चाहिए। अब तक जो है भाई इंडियन में नहीं आया था। वो लोग क्या कर रहे थे, जो भी ब्रिटिशर्स उनके लिए पॉलिसीज बना रहे थे, उसमें वो लोग क्या है भाई तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन 1905 से लेकर 1922 के दरमियान क्या हो गया, लोगों के अंदर क्या हुआ, कौमी क्या कहेंगे तालीम का जो है भाई उजागर हुआ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी तहरीक के 4 बुनियादी मकासद में से है, कौन सा है भाई? ए बाइकआउट फॉरेन गुड्स, बी डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन, सी अचीवमेंट ऑफ स्वराज और डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए। अब जो हो गया था ब्रिटिशर्स के बढ़ते हुए गलबे की वजह से क्या हो गया था, हिंदुस्तानियों में जो है भाई एक क्या कहेंगे हम लोग नया जोश और खरोश के साथ अपने कौम के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए लड़ने का जज्बा इनके अंदर पैदा हो गया था। इस तहरीक की जी भाई शक्ल अगर हम देखेंगे तो 1905 में क्या हुआ था, कोलकाता के इजलास में जो NIC जो हमारा नेशनल कांग्रेस था ना हमारा, उनकी जो भी क्या कहेंगे हम लोग सेशंस हुआ करते थे, तो जो 1905 में जो कलकत्ता के इजलास है भाई, उसमें जो है भाई स्वदेशी तहरीक जो है भाई शुरू हुई थी, जिसमें 4 बुनियादी मकासद तय किए गए थे। एक तो था कि बाइकआउट फॉरेन गुड, यानी कि जो भी फॉरेन गुड होगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। उसके बाद डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कौमी तालीम या फिर कौमी तालीम की डिमांड करेंगे। उसके अलावा अचीवमेंट ऑफ स्वराज, हम स्वराज को हासिल करेंगे। और ऑब्जर्वेंस ऑफ स्वदेशी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ये 4 जो थे भाई हमारे स्वदेशी तहरीक के 4 इंपॉर्टेंट मकसद थे। उनमें से एक मकसद क्या था भाई, डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन। ये भी एक तरह का उस वक्त बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग मकसद बन गया था हमारे हिंदुस्तानियों का। ठीक है ना, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की तरफ। ये 4 जो होंगे मकसद आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, हु आर द क्रिटिक्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मगरबी तालीम की तनकीदकारों में कौन है? ए गांधी जी, बी मोरारजी देसाई, सी एनी बेसेंट और डी ANC। तो चले बताइए कि जो मगरबी तालीम थी उनके तनकीदकारों में कौन थे। इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो जो है भाई मशरिकी अदब की तायीद में थे। ठीक है ना, एक वो तो है भाई। उनके अलावा अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन की तनकीद करने वाले इनमें से कौन हो जाएंगे? क्या वो गांधी जी थे, क्या वो मोरारजी देसाई हो जाएंगे, क्या वो एनी बेसेंट हो जाएंगे, या फिर डी ANC हो जाएंगे? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी ANC। हमारे दयानंद सरस्वती के अलावा हमारे गांधी जी और हमारे एनी बेसेंट, ये 2 लोग ऐसे थे जो कि मगरबी तालीम की तनकीदकारों में से थे। यानी कि उन्होंने क्या किया भाई, क्रिटिक्स बयान किए मगरबी तालीम के, जो है भाई इन्होंने खामियां बयान की है। इंपॉर्टेंट है, मगरबी तालीम के तनकीदकारों में कौन है, गांधी जी और एनी बेसेंट है। अगर हम देखेंगे तो गांधी जी ने अपने एक रिसाला है भाई यंग इंडिया, गांधी जी के कुछ रिसाले हैं, डायरेक्ट पूछ सकता हरिजन है, यंग इंडिया है। ठीक है ना, तो ये जो यंग इंडिया इनका रिसाला था, उस रिसाले में इन्होंने क्या किया, मगरबी तालीम पर तनकीद की। इम्पॉर्टेंट है ये, इन्होंने क्या किया, मगरबी तालीम से मुताल्लिक़ कुछ तनकीद या फिर खामियां बयान की। इस तरह इन्होंने बताया कि किस तरह जो मगरबी तालीम है वो हमारे हिंदुस्तानियों के इस्तेसाल का जो है भाई ये सबब बन रही है। तो कुछ चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको देखेंगे कि इन्होंने मगरबी तालीम के ताल्लुक़ से जो है अपने कौन से ख़यालात पेश किए हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा, गांधी जी ने अपने रिसाले यंग इंडिया में मगरबी तालीम पर तनकीद करते हुए इसकी कौन सी खामियां बतलाई है? गांधी जी क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशन इन हिज मैगजीन्स यंग इंडिया, विच फ्लॉज डिड ही पॉइंटेड आउट अबाउट इट। तो देखें, पहला है ऑप्शन नंबर ए, देयर इज़ नो प्लेस फॉर इंडियन कल्चर, यानी कि ये जो मगरबी तालीम है उसमें हिंदुस्तानी कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। कनेक्टेड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि गैर मुल्की हुकूमत के इस्तेसाल से जुड़ा हुआ है ये तालीमी निज़ाम। इट हैज़ ओनली हैंड एंड हार्ट डेवलपमेंट एंड नो रूम फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि ये जो तालीम है इसमें बस हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग दिल और हाथ के क्या कहेंगे तरक्की या फिर डेवलपमेंट हो रही है, जबकि यहाँ पे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। हमको पता है ये 3H की बात की जाती है भाई। 3H मतलब हार्ट, हैंड एंड हेड। ठीक है ना, इसकी डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने ये बताया, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर वो है A और B। ठीक है ना, इन्होंने क्या बात की कि हमारी ये जो जितना भी क्या कहेंगे हम लोग मगरबी निज़ाम है उसमें गैर मुल्की हुकूमत के इस्तेसाल से ये जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तानी कल्चर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसके अलावा तालीम जो होगी भाई गैर मुल्की ज़ुबान अंग्रेज़ी में है, जो कि हमारी ज़ुबान नहीं है भाई, हमारे कल्चर की ज़ुबान नहीं है अंग्रेज़ी, जबकि इनकी तालीम जो है गैर मुल्की ज़ुबान अंग्रेज़ी में है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि ये जो तालीमी निज़ाम है इसमें सिर्फ दिमागी सलाहियत की तरक्की है, जबकि हाथ और दिल के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ठीक है ना, इन्होंने हाथ और दिल की बात की कि भाई हैंड डेवलपमेंट और हार्ट डेवलपमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पता ही है जो गांधी जी है वो बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के मानने वाले में थे। ठीक है ना, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स को, दस्तकारी को बहुत ज़्यादा क्या अहमियत देते थे। तो इन्होंने बताया कि जो तालीम है भाई वो सिर्फ दिमागी सलाहियत को तरक्की दे रही है, जबकि हैंड और हार्ट के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। ये जो हो जाएंगे भाई ये खामियां थी, क्रिटिक्स थे जो कि मगरबी तालीम के ताल्लुक से गांधी जी ने अपने रिसाले यंग इंडिया में बयान किए थे। चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा,
इनमें से कौन सा कौमी तालीम के बुनियादी उसूलों में नहीं आता? विच ऑफ दिस डज नॉट केम इन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन? अब जो हमारे गांधी जी थे, जो उन्होंने खामियां बताई ना, उसके अलावा उन्होंने अपने उसी क्या कहेंगे हम लोग जर्नल में या फिर रिसाले में चंद कौमी तालीम के बुनियादी उसूल को भी बयान किया था। तो उनमें से क्या है भाई, कौन सा बुनियादी उसूल नहीं है हमको बताना है। ए, एजुकेशन शुड डेवलप नेशंस मोरल्स एंड लव द सॉइल, यानी कि जो भी हमारी क्या कहेंगे एजुकेशन होगा वो हमारे तालीमी कौमी अखलाक की तरक्की करेगा और मिट्टी से मोहब्बत जो है भाई वो उससे आएगी। डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमको क्या होना चाहिए भाई, तालीमी निज़ाम में अंग्रेज़ी का गलबा होना चाहिए। सी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी कि इसमें पेशेवराना मज़ामिन का इंतजाम भी करना चाहिए। और डी, एजुकेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियंस, और जितना भी एजुकेशन होगा हिंदुस्तान के कंट्रोल में होगा। तो नहीं जो होगा भाई इनमें से जो है कौन सा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या बताया कि हमारी तालीम होगी तो हमारे लैंग्वेजेस में, जो वर्नाक्युलर हमारे लोकल लैंग्वेजेस होंगे उनमें दी जाएगी, ना कि इस निज़ाम में हमको अंग्रेज़ी का क्या गलबा होना चाहिए। तो यही गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी 3 भी करेक्ट हो जाएंगे भाई। इन्होंने कौमी तालीम के बुनियादी उसूलों में ये बयान किया है कि हिंदुस्तानियों के कंट्रोल में तालीम होनी चाहिए, हिंदुस्तानी तालीम में मकासद होने चाहिए। इसके अलावा जो तालीम होगी कौमी अखलाक की तरक्की करेगी और मिट्टी से मोहब्बत को बढ़ाएगी। फिर तालीम जो होगा भाई तालीमी निज़ाम से अंग्रेज़ी का गलबा ख़त्म करना चाहिए उन्होंने बताया। इसके अलावा पेशे वाराना मज़ामिन को भी हमारे तालीम में इंतज़ाम करना चाहिए और साथ ही साथ मादरी ज़ुबान में तालीम होनी चाहिए। ठीक है ना, मादरी ज़ुबान के तालीम की इन्होंने बात की है। मदर टंग में जो है भाई तालीम मुहैया की जानी चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ ये रहा। इसकी क़यादत में प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी तश्कील दी गई। प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड अंडर हिज लीडरशिप। ए, गुरदास बनर्जी, बी, राज बिहारी बोस, सी, अरबिंदो घोष, या फिर डी, गुरुदेव। तो चले बताइए, जो प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी है उसको कायम करने वाले कौन हैं? अब हुआ ऐसा कि बहुत सारे लोग क्या कहेंगे हम लोग देख चुके हैं, स्वदेशी तहरीक तैयार हो चुकी थी। उसके बाद क्या हो गया, क्या कहेंगे बाइकआउट फॉरेन गुड्स आ रहा था। फिर क्या कहेंगे डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन आ गई थी। तो उस वक्त क्या हो गया, ये जो बढ़ते हुए जोश को देखकर लॉर्ड कर्जन जो था ना, उसने ये हुक्म दे दिया कि अगर इस तहरीक में कोई भी हिस्सा लेगा ना तो उसको यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया जाएगा भाई। इस तरह का जो है लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी तलबा को वो निकाल दिया था, वो तलबा को जो निकाल दिया गया था ना उसने, वो तलबा को क्या करेंगे हम लोग शेल्टर देने के लिए या उन तलबा को दाखिला देने के लिए गुरदास बनर्जी है भाई, उनकी क़यादत में एक सोसाइटी का क़याम में आया जिसको हम लोग प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी कहेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई। इस सोसाइटी ने क्या किया भाई, बंगाल में जुमला 51 मदरसे क़ायम किए। ये प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने क्या किया, बंगाल में जुमला 51 मदरसे क़ायम किए और जो भी निकाले गए तलबा थे भाई उनके लिए इक़दाम इसमें उठाए गए हैं। इसके अलावा इस सोसाइटी ने क्या किया, कलकत्ता में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी क़ायम किया जो कि आगे जाकर जादवपुर कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ। इंपॉर्टेंट है, किसने किया, गुरदास बनर्जी ने किया। चलें आगे बढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये रहा, कलकत्ता नेशनल कॉलेज किसने कायम किया? हु एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता। अब ये जो कौमी क्या कहेंगे हम लोग तालीमी तहरीक चल रही थी, तो बहुत सारे जो क्या कहेंगे हम लोग ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको निकाल दिया जा रहा था उनके बनाए गए यूनिवर्सिटीज़ से। तो बहुत सारे लोगों ने इक़दाम किए, जिस तरह हम लोग देखेंगे कि गुरदास बनर्जी जो है भाई उसने प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का क़ायम किया। उसी तरह दूसरे भी क्या कहेंगे हम लोग रहनुमाओं ने मुख्तलिफ क्या कहेंगे इंस्टीट्यूशंस को क़ायम किया। तो इसी ज़मन में जो है भाई नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता का क़याम अमल में आया। तो इसको कायम करने वाले कौन है हमको बताना है। क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर है, क्या वो अरबिंदो घोष है, क्या वो राज बिहारी बोस है, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। ये तीनों ने मिलकर, ठीक है ना, एक कॉलेज का क़याम अमल में लाया जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तीनों ने मिलकर, कौन कौन ने, टैगोर, राज बिहारी बोस और रविंद्र घोष ने मिलकर जो है भाई इस कॉलेज को कायम किया। और इसके अलावा जो अरबिंदो घोष है ना हमारे, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल के हैसियत से तकर्रुर किए गए। इंपॉर्टेंट है, तीनों ने मिलकर कायम किया। और साथ ही साथ जो अरबिंदो घोष है उन्होंने भाई एज अ प्रिंसिपल जो है भाई यहाँ पे अपना अहदा संभाला। ठीक है ना, नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता। देखा जाए तो कलकत्ता जो था वही उस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे एक्टिव था। बहुत सारे जितने भी क्या कहेंगे तहरीकें हुई वो कोलकाता से ही ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि कोलकाता जो था वहाँ पे मेन पॉइंट था ब्रिटिशर्स का। ठीक है ना, कोलकाता को ही मेन पॉइंट बनाकर रखे हुए थे हमारे ब्रिटिशर्स। और पता होना चाहिए कि पहले जो नेशनल कैपिटल था वो हमारा कलकत्ता ही था, बंगाल या कलकत्ता।
तो ये एक ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से जो है भाई कलकत्ता से जो है दिल्ली को 1911 में जो है भाई कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था। वो अलग हिस्ट्री है, हम नहीं जाएंगे उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ ये रहा, व्हाट वाज द डिफेक्ट पॉइंटेड आउट बाय द गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी रिगार्डिंग रिफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटियों में इस्तेलाहात के हवाले से हुकूमती तालीमी पॉलिसी में क्या खराबी की निशानदही की गई थी। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू एग्जामिनेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अहमियत हम लोग एग्जाम्स को दे रहे हैं। बी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वर इग्नोर्ड, यानी कि जितने भी जदीद हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस को इग्नोर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी एजुकेशन वाज वेरी मच नेग्लेक्ट। तो जो गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी थी उन्होंने जो है यूनिवर्सिटियों के इस्तेलाहात के हवाले से कौन से खराबियाँ की निशानदेही की थी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि अगर हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ के रिफॉर्म्स के टाइम पे हमको ये बात सामने आई थी कि वहाँ पे हो क्या रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत जो है एग्जामिनेशन या इम्तहानात को दी जा रही है। उसके अलावा जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है उसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग कहेंगे अंग्रेज़ी को ही उसका गलबा हो रहा था, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को इग्नोर कर दिया गया था। और साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन वॉज वेरी मच नेग्लेक्टेड। क्योंकि जितने भी हम लोग इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ देखे थे सिर्फ एक हंटर कमीशन था जिसने प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी। उसके अलावा वुड डिस्पैच जो है भाई वो भी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बात किया था। तो मतलब यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, नेग्लेक्शन दी जा रही थी, ठीक है ना। ये जो होंगे क्या कहेंगे, ये खराबियाँ थी जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहेंगे निशानदेही की थी यूनिवर्सिटी में इस्लाहात के हवाले से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। वो एस्टैब्लिश सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे। अब पुणे में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको कायम करने वाले कौन हैं। ए लॉर्ड मायो, बी लॉर्ड माउंटबैटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड बेंटिक। तो चले बताइए कि जो पुणे है, पुणे में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया गया था उसको कायम करने वाले कौन हो जाएंगे हमारे, कौन से वाइसरॉय ने जो भाई सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है कायम किया था। चले बताइए, क्या वो लॉर्ड मायो है, क्या वो लॉर्ड माउंटबैटन है, क्या वो लॉर्ड कर्जिन है और क्या वो लॉर्ड बेंटिक है। तो सबके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप ऑर्डर आउट कर सको। जैसा कि लॉर्ड बेंटिक, तो बेंटिक रेजोल्यूशन पेश किया था। ये तो उस टाइम था जब हमारा कैले मिनट आया था, लॉर्ड मैकाले आया था ना, ये तो उस टाइम था गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, ठीक है ना। तो उसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जिन। लॉर्ड कर्जिन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को कायम किया है, जैसा कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में कायम करने वाले ही इन्हों ही हैं। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कायम किया था। उसके अलावा इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी क्या है जो भाई शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बिहार के मुकाम पर सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया था। तो ये तमाम जो है भाई लॉर्ड कर्जिन के ज़रिए ही कायम किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जिन ने बहुत सारी चीज़ें अंजाम दी है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जिन का जो भी कंट्रीब्यूशंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ओके ना। अब तक हम लोग देखे उसका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है उसका, लॉर्ड कर्जिन की एजुकेशनल पॉलिसी है, ये हम लोग ऑलरेडी तमाम देख चुके हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया स्टार्टेड। हिंदुस्तान में पहला महकमे आसार ख़दीमा किस साल शुरू हुआ। ए 1904 में, बी 1910 में, सी 1925 में और डी 1922 में। जो चले बताइए कि जो पहला हमारा फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया शुरू हुआ था तो वो कौन से साल में जो है भाई शुरू किया गया था। तो अभी मैं बताई, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि जो लॉर्ड कर्जिन जिस टाइम पर आया था वाइसरॉय बनकर, जब उन्होंने बहुत सारे तालीमी निज़ाम में अपने कंट्रीब्यूशन दिए, उसी वक्त इन्होंने क्या किया था, दूसरे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने क्या की, तरक्की दी थी। तो उसी ज़मन में इन्होंने क्या किया था, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है कायम किया था। किसके अंडर, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू इन्होंने कायम किया था। तो कब हो जाएगा, हम पता ही है हमको कि लॉर्ड कर्जन किस टाइम था भाई, 1904 के टाइम पर था। हमारी जो क्या कहेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, एक्ट है, ये कब आए थे, 1902, 3, 4, 5 में ही तो आए थे ना। तो उन्हें जब कायम किया, मतलब कि 1904 में ही इसने कायम किया होगा हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने तामीर किया था कौन से एक्ट के थ्रू, तो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत इसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में शुरू किया था। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
बार बार पढ़ने की चीज़ें हैं, ये आसानी से याद तो होगी नहीं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और इसी वजह से हमको पर्सपेक्टिव टफ नज़र आता है। तो आपको ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है पर्सपेक्टिव को, तो आपको ये आसान लगेगा। 1 से 2 मरतबा जब आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या रहेगी, फ्रेंडली महसूस होगी, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ ये रहा, द फर्स्ट इंडियन ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी इज़, यानी कि हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी से पहला हिंदुस्तानी ग्रेजुएट है। ए जोडुनाथ बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी कदम्बिनी गांगुली और डी ए एंड बी। चलिए बताइए कि हमारी बात की जा रही है फर्स्ट, हमारे ग्रेजुएट की बात नहीं की जा रही है, ऐसा ग्रेजुएट जो कि हमारे हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़कर ग्रेजुएशन किया जिसने, ठीक है ना, वो कौन हो जाएगा हमको बताना है। ये जीके के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो कि हमारे हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़कर ग्रेजुएशन की डिग्री उसने हासिल की थी, तो वो कौन हो जाएगा, कौन है वो हिंदुस्तानी या फिर फर्स्ट हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जुड्डूनाथ बोस। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, जुड्डूनाथ बोस क्या कहेंगे हम लोग, पहले ऐसे ग्रेजुएट है जो कि हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी से क्या कहेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है इन्होंने। अगर हम लोग कादम्बिनी गांगुली की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हों भी ये फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट मेल की बात करेंगे तो जुड्डूनाथ बोस है, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो कादम्बिनी गांगुली जो है भाई फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट होंगे पहले हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, ओके ना। ये थे आज के हमारे कुछ पॉलिसीज़। आई होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और अपना फीडबैक कमेंट डाउन कर बताइए। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। दुआओं की गुजारिश है आप लोगों से। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़।